हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रू एंड कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिल्ली एक्साइज स्कैम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख थी 22 मार्च 2021। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि नई शराब नीति लागू होने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ जाएगी। अब शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। ये ऐलान करते समय दो बड़े तर्क दिए गए। पहला, माफिया राज खत्म होगा। दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। इसके ठीक 240 दिन बाद यानी 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। चूँकि सरकार इस कारोबार से बाहर हो गई थी और सब निजी हाथों में चला गया था, इसलिए शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट दिए गए। शराब की जमकर बिक्री हुई, सरकारी खजाना भी बढ़ा, लेकिन इसका विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजीबी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की। लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए गए। दोस्तों, मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इसमें 3 पूर्व सरकारी अफसर एजी कृष्ण, पूर्व एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और पंकज भटनागर, पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर शामिल हैं। इसमें अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाया गया था। इन तीनों को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने आरोपी सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया और इसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें 7 आरोपियों के नाम शामिल किए गए। हालांकि इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी भी उस मामले में अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी ने भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिखा। विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी, पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को कैबिनेट नोट में ये माना गया कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बावजूद सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो बजट अनुमान से करीब 38% कम था। दोस्तों, चूंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसीलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फ़ायदा हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी गई। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जबकि रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। इतना ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना किसी मंजूरी के विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फार्मूला संशोधित किया और बियर पर 50 रुपये प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। आरोप यहीं ख़त्म नहीं हुए। सिसोदिया पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के एक्साइज ड्यूटी को 2 बार 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। 17 अगस्त को सीबीआई ने केस दर्ज किया और 2 दिन बाद ही 19 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। 30 तारीख को सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर भी खंगाले। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 6 सितंबर 2022 को ईडी ने 40 से ज़्यादा ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की। 16 सितंबर को ईडी ने फिर दिल्ली एनसीआर के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों के 40 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। 27 सितंबर को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन ईडी ने भी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित करीबी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं।
10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया। अभिषेक बोयिनपल्ली अरुण रामचंद्र पिल्लई का पार्टनर है। 17 अक्टूबर को सीबीआई हेडक्वार्टर में मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ हुई। 8 नवंबर को सीबीआई ने अदालत में बताया कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार है। दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। 10 नवंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी और पैस नोट रिकॉर्ड के एग्जीक्यूटिव विनय बाबू को गिरफ्तार किया। 14 तारीख को ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली को अरेस्ट किया। 30 नवंबर को सीबीआई ने बड़ी रिटेल के डायरेक्टर अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अमित अरोड़ा को भी सिसोदिया का करीबी माना जाता है। 1 दिसंबर को ईडी ने अदालत में दावा किया कि शराब कारोबारियों, बड़े सरकारी अफसरों, मनीष सिसोदिया और दूसरे संदिग्धों ने कई बार अपने फ़ोन बदले। ईडी ने बताया कि 1.38 करोड़ रुपए के डिवाइस यूज किए गए और डिस्ट्रॉय किए गए। इस साल 14 जनवरी को सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के दफ्तर में तलाशी ली। 26 जनवरी को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े लोगों और कंपनियों की 76.54 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। 3 फरवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इसमें आरोप लगाया कि रद्द हुई शराब नीति के जरिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी और आम आदमी पार्टी ने इस रकम का कुछ हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगाया था। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया 20 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है। इस दौरान 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। दिल्ली के कथित घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर की बेटी के कविता भी फंस गई हैं। कविता भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी भी हैं। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। 11 दिसंबर को सीबीआई की टीम ने हैदराबाद में कविता के घर पर उनसे पूछताछ की। 22 दिसंबर को ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि कविता के मालिकाना हक वाले ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। फरवरी में सीबीआई ने सीए बुची बाबू गोरतला को गिरफ्तार किया। माना जाता है कि गोरतला कविता का अकाउंट संभाला करता था। ईडी ने 7 मार्च को हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने ईडी को पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। पिल्लई ने बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।